नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सुनीता जैन द्वारा लिखित उनकी छोटी सी आत्मकथा, छोटी सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत कम पन्नों में लिखी गई ये आत्मकथा है। आत्मकथा अंश भी उसको कह सकते हैं। इस आत्मकथा का नाम है शब्द काया। वैसे सुनीता जैन का अलग से परिचय मैं एक वीडियो में आप लोगों को दे दूंगी। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व काफ़ी बड़ा है क्योंकि वो अंग्रेजी साहित्य से संबंधित लेखिका है। अंग्रेजी भाषा में उन्होंने बहुत कुछ लेखन किया है और उनको हिंदी भी बहुत उतनी ही प्रिय थी, तो उन्होंने हिंदी में भी लेखन किया है, अनुवाद का कार्य भी किया है। वैसे एक प्रोफेसर के रूप में सुनीता जैन का काफ़ी नाम है। देश विदेश में घूमने वाली, 2 भाषाओं में लेखन करने वाली सुनीता जैन की आत्मकथा शब्द काया को आज हम देखेंगे। चलिए तो शब्द काया को देखते हैं। सुनीता जैन की आत्मकथा शब्द और काया, ये 2 शब्द हैं। शब्द और काया ये दो अलग अलग शब्द हैं जिसका सरल अर्थ होता है शब्द अर्थात ध्वनि या वर्णों का जो समूह, सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है उसको ही शब्द कहा जाता है, जिससे एक अभिप्रेत अर्थ निकलता है। काया का अर्थ होता है शरीर, तन या किसी वस्तु का जो ऊपरी भाग, या जिसको हम मनुष्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य के पास ही शब्द हमें मिलते हैं। किसी दूसरे जो प्राणियों के पास ये नहीं मिलता क्योंकि उनकी सांकेतिक भाषा होती है, कोडिंग भाषा होती है। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो शब्दों का उच्चारण करता है। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि जो शब्दकर्मी है वो शब्द काया है, और जिसको शब्दों को बांधना रचना आता है वो है लेखक। वो शब्द वाला व्यक्ति बन जाता है, वो लिखने वाला हो चाहे बोलने वाला हो। इस कारण लेखिका ने मनुष्य को या उनके आप को, अपने आप को भी शब्द काया कहा है। उसी शब्द काया ने इस आत्मकथा में शब्दों के द्वारा अपने जीवन के जो कटु मधु जो अनुभव है वो अनुभव इस आत्मकथा में चित्रित किए हैं। जो संपूर्ण जीवन के कुछ कम अनुभव हैं, लेकिन जो कुछ कम है वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्हीं अनुभवों को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। लेखिका ने कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। इस कारण यह शीर्षक जो है हमें सार्थक लगता है। अब इस आत्मकथा का सारांश रूप में परिचय या कथागत विश्लेषण अगर देखें तो लेखिका सुनीता जैन की आत्मकथा शब्द काया इस शीर्षक से ये प्रकाशित हुई, जिसका प्रकाशन 2005 में हिंदी पॉकेट बुक्स दिल्ली प्रकाशन द्वारा हुआ है। लेखिका ने इस अपनी आत्मकथा को 9 भागों में विभाजित किया है। इस पुस्तक को आत्मकथा कहा जाए या आत्मकथांश कहा जाए, ये प्रश्न उपस्थित होता है। जब हम इस किताब का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ये लेखिका के जीवन का आत्मकथांश है, संपूर्ण जीवन का लेखा-जोखा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लेखिका ने अपने संपूर्ण जीवन के बारे में इसमें खुलकर नहीं लिखा है। बहुत कुछ छूट सा गया है, ऐसा पाठकों को महसूस होता है। उनके जीवन के कुछ यादगार अनुभव इसमें आते हैं। इस कारण यह आत्मकथा न होकर लेखिका के जीवन का आत्मकथांश है, जो उनके जीवन को जानने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेखिका ने आत्मकथा के आरंभ में ही अपने और अपनी 8-9 महीने की बेटी के बिछड़ने की कथा वर्णित की है। लेखिका और उनके पति स्विट्ज़रलैंड में रहते थे। अपनी सासू माँ के बहुत थकने पर या बहुत कहने पर अपनी बेटी को उनके पास लेखिका मजबूरी में छोड़कर चली जाती है। लेखिका के पति सासू माँ के अकेले संतान थे, इकलौती संतान थे, और लेखिका के ससुर भी तब नहीं थे। तो एक माँ के कहने पर उन्होंने अपनी बेटी को उनके पास रखा था। इस कारण एक विधवा सासू माँ के कहने पर लेखिका अपनी बेटी अन्नू को, जिसका अन्नू नाम है, को उनके पास रखकर विदेश चली जाती है। जब वो विदेश चली है तब तक माँ के हृदय की वेदना जैसे व्यक्त होती है वैसे इस आत्मकथा में लिखी हुई हमें मिलती है। माँ का हृदय संतान के लिए तड़पता है। उनका दूसरा बेटा रवि का विदेश में जन्म होता है। लेखिका विदेश में रहती है लेकिन उसका मन भारत की ओर हमेशा दौड़ता रहता है। इस कारण लेखिका अपने पति से कहकर भारत लौट जाने के लिए कहती रहती है। वे भारत लौट आते हैं। जब लौट कर आती है तब उनकी बेटी 2 वर्ष की हो चुकी थी, जिस कारण वह लेखिका को अपनी माँ नहीं समझ रही थी, क्योंकि छोटे से बचपन में अगर उसको छोड़ कर जाए और अचानक आ गए 2 साल के बाद अगर पूछा जाए तो वो बच्चा थोड़ी उसको माँ कहने लगेगा, और वो माँ नहीं दादी को ही अपनी माँ समझने लगी थी। अन्नू तब तक 2 वर्ष से बड़ी हो चुकी थी, बोलने लगी थी, किंतु जब उससे कहा गया कि यह तुम्हारी माँ है तो उसका वह भय से भरा हुआ मुख देखते ही बनता था। वह कभी लेखिका की सास को देखती, कभी लेखिका को देखती। अर्थात अनु के लिए अब तक वह सासू माँ ही उनकी माँ थी, और वो
अपनी माँ को माँ नहीं कह रही थी। लेखिका के ससुराल में राम सिंह नामक एक व्यक्ति था जो घर के संपूर्ण काम करता था। राम सिंह का वर्णन लेखिका ने बड़े ही आदर और आत्मीयता से किया है, जैसे वह उनके घर का नौकर न होकर एक सदस्य हो। इससे लेखिका की मानवीय भावना व्यक्त होती है। जब दोबारा कुछ साल अमेरिका में रहकर आने के बाद फिर से राम सिंह को वह अपने घर में करने के लिए रखती है। लेखिका के घर का काम एवं बच्चों का काम ये सारा राम सिंह संभालता था। लेखिका के जीवन में राम सिंह का महत्व उस माँ के समान था। जिस तरह माँ अपने बच्चों का घर का सारा माहौल संभाल लेती है, वैसे राम सिंह भी घर के सारे काम करता था और लेखिका को संभालता था। अर्थात लेखिका के जो जिम्मेदारियों का बोझ वो स्वयं उठाता था। लेखिका जब विदेश में थी तब भारत में अपना घर बनवा रही थी। उस घर की देखभाल भी राम सिंह ने ही की थी। अर्थात वह हर समय चौकीदार की तरह उस घर की रखवाली करता था। उम्र के 40 वर्ष में गुर्दा फेल होने की वजह से उसकी या राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। लेखिका ही उसको अस्पताल में भर्ती करती है, लेकिन अकेली और छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी के चलते वह अस्पताल में उसके पास रह नहीं पाती थी। इसका खेद, इस बात की आत्मग्लानि हमेशा लेखिका को रही है। राम सिंह की मृत्यु के पूर्व लेखिका को आया हुआ स्वप्न जो लेखिका के जीवन में हमेशा यादगार बना रहा है। कुछ स्वप्न हमें कुछ सीख देख कर जाते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं। तो ये स्वप्न ऐसा ही था। राम सिंह के स्वप्न में दिखी हुई काया या उसका जो शरीर है, जिसे लेखिका ने शब्द दे देकर रखा है, और आज से 30 वर्ष बाद वो कहती है कि वही तो जो लिखवा रहा है मुझसे, इसे लिख के हर एक शब्द को, और इस तरह मुझे आत्मग्लानि से मुक्त करने पर अपने इस उपग्रह में एक लौह पुरुष की कुर्ती में वह अचल है, जिसकी काया को मैं बचा न सकी, और उसके बदले हुए शब्द काया मुझसे वह मुझ पर ही अंतिम उपकार ही तो कर रहा था, ऐसा लेखिका ने कहा हुआ है। अर्थात लेखिका के जीवन पर राम सिंह के बहुत सारे उपकार थे, जिसका कर्ज वह चाहकर भी चुका नहीं पा रही थी। यहाँ इसका हमेशा उनको खेद रहा है। लेखिका पढ़ाई में बचपन से बहुत तेज थी। घर में लड़की की पढ़ाई के प्रति खास उत्साह उनके नहीं था। लड़कियों की नौकरी के बारे में सोचा तक नहीं जाता था। उसके बारे में गलत धारणाएं तत्कालीन समाज में व्याप्त थी। लड़की के नौकरी का पैसा नहीं खाएंगे, ऐसा विचार लेखिका के घर वालों का था। तत्कालीन समय में 10वीं के बाद 12वीं नहीं होती थी। 10वीं के बाद कोर्स करना पड़ता था, फिर बीए के लिए दाखिला मिलता था। बीए में से एक पास कोर्स, दूसरा ऑनर्स विषय लेकर दाखिला लेना पड़ता था। लेखिका को ऑनर्स न मिलने के कारण मजबूरी में पास कोर्स में पढ़ना पड़ा था। लेखिका ने आगे की शिक्षा विवाह के बाद ही हासिल की है। लेखिका अंग्रेजी और हिंदी भाषा में बीए पढ़ती है। इस कारण उनका दोनों भाषाओं पर जो प्रभुत्व हमें दिखाई देता है। हिंदी भाषा के प्रति उनकी अलग रुचि है। ऑनर्स लेने के बाद उनके पास एक मौका आता है, किंतु कोई एक भाषा छूट जाएगी, इस डर से वो ऑनर्स लेते नहीं हैं, और उन्हें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भी शिक्षक ऑनर्स के लिए कहते हैं। लेखिका अपने बीए के महाविद्यालय के प्रिय प्राध्यापकों का वर्णन भी करती है, जिसमें रति, बार्थलोमियो और मधुर मालती के नाम प्रमुख रूप से लेखिका ने लिखे हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि पास कोर्स की लड़कियों को रति और मधुर मालती जैसी प्राध्यापिकाएं नहीं मिलती थी। जो मिली उनकी मुझे याद नहीं, पर ये जो मेरे प्रशिक्षण में शामिल न थी, मानो मेरी संपूर्ण शिक्षा एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी में मूर्तिमान थी। आत्मकथा के इस भाग में लेखिका ने अत्यंत संक्षिप्त में अपने बीए की जो शिक्षा है, शिक्षा के अनुभव, दो प्रिय प्राध्यापिकाएं जिनसे जुड़ा हुआ लेखिका का अनुभव, और भविष्य में उसी महाविद्यालय में स्वयं की नियुक्ति की जो घटना है वो बताई हुई है। हर छात्र की तरह अपने ही कॉलेज में प्राध्यापक बनने का जो स्वप्न उनका साकार हो जाता है, और लेखिका उसी कॉलेज की छात्रा होने के कारण वह अमेरिका से पढ़कर आकर उसी कॉलेज में नौकरी करती है और वहाँ पर नियुक्त होती है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज में उनका नियुक्ति पत्र उनके हाथ में देते हुए उनके प्रिंसिपल मिस राम ने कहा था, तुम हमारी जो पहली छात्रा हो जिसने अमेरिका से अंग्रेजी में पीएचडी किया है, तुम्हें हमारे ही कॉलेज में पढ़ाना होगा। अब ये गौरव की बात है। लेखिका तब तक रति अवकाश ले चुकी थी, यानी लेखिका की जो प्रिय प्राध्यापिका है वो जैसे रिटायर हो गई थी। लेखिका के प्रिय प्राध्यापक ने बीए में लेखिका की किस्मत शायद देखी थी। वह अपनी प्राध्यापक को याद करती है, और लेखिका की नियुक्ति उनकी काबिलियत के कारण हुई थी। वह आवेदकों पर एक नंबर पर थी।
उनको आग्रहपूर्वक उनके ही इसी कॉलेज में नौकरी करने के लिए कहा जाता है। नौकरी करते समय उनको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वह वरिष्ठ जो सहकर्मी हैं, सहकर्मियों का दबाव भी कार्य दिखाई देता है, उनका उपहास भी किया जाता है। घर पर पति इस बात को लेकर नाराज़ होते हैं कि कॉलेज घर से बहुत दूर था, घर बच्चों में या घर को और बच्चों को कौन देखेगा, कोई भी नहीं था, आने जाने में बहुत समय निकल जाता था और आमदनी कुछ भी नहीं थी। लेखिका ने वहाँ 1 साल की नौकरी की, अगले साल वहाँ की नौकरी उन्होंने छोड़कर उन्होंने अपने घर के नज़दीक नौकरी ढूँढ ली। नए कॉलेज के नए अनुभव लेखिका को यहाँ मिलते हैं या लेखिका यहाँ लिखती है। लेखिका के पीठ पीछे तरह-तरह की बातें होती थी। अमेरिका से पीएचडी करने वाली यहाँ कैसे नौकरी कर सकती है? अर्थात वह डिग्री होती तो यहाँ कैसे पढ़ाने आती? ऐसे प्रश्न चिन्ह उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी पीएचडी को लेकर रखे जाते थे। इस तरह की बातें होती और लोगों को कहाँ पता था कि वह अपने बच्चों को समय देने के लिए नज़दीक नौकरी करती है। बिना किसी स्वार्थ के लेखिका लिखती है, वहाँ अंग्रेज़ी का माहौल भी नहीं था, बच्चों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती थी, हिंदी में सब कुछ चल रहा था। इस कारण अपनी अंग्रेज़ी बिगड़ती रहती या अपनी अंग्रेज़ी की बिगड़ती अवस्था को देखकर वह नौकरी भी उसने जल्दी ही छोड़ दी थी। आईआईटी कॉलेज को तत्कालीन समय में शोध कार्य के लिए स्थापित हुआ था और उसी कॉलेज में वह आवेदन करती है और लेखिका कहीं भी नौकरी के लिए सिफारिश करती नहीं है। क्या इस देश में ऐसा होता है? क्या ऐसा होना संभव है? और ये क्षमता सिफारिश से शिक्षक नियुक्त होता है। लेखिका कहती है कि मैं नौकरी की दुनिया में दूसरी बार ही तो निकली थी दिल्ली में, और लेखिका को वहाँ पता चलता है कि जगह से पहले वह तय है और वहाँ पहले से सब कुछ फिक्स है, तो वह बातें सोचती है। फिर भी लेखिका की योग्यता को देखते हुए तय जगह को छोड़कर लेखिका की नियुक्ति होती है। अर्थात योग्यता की कदर है इस दुनिया में, लेखिका के इस अनुभव से हमें पता चलता है और वहाँ उनकी नियुक्ति होती है और ये सिद्ध होता है कि यहाँ भी लेखिका को सम्मान के साथ नौकरी मिलती है। किंतु सहकर्मियों का रवैया और उनके प्रति जो अच्छा व्यवहार न होना, स्वयं 7-8 घंटे काम करना और नए नियुक्त वालों को अर्थात लेखिका को 14 घंटे पढ़ाने को देते थे। तत्कालीन समय में दिल्ली आईआईटी कॉलेज में काम करने वाले या पढ़ाने वाले जो 98% या 98% पुरुष ही थे, छात्र भी 99% पुरुष ही थे। लेखिका के विभाग में काम करने वाली वह अकेली स्त्री थी। पुरुष वर्ग की स्त्री के प्रति जलने वाली वृत्ति और साथ में अमेरिका से पढ़कर आई है, इससे ज़्यादा कि हमेशा टीवी अखबारों में हमेशा दिखने वाली स्त्री, इस कारण लेखिका को विभाग में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। लेखिका ने लगभग 28 वर्ष आईआईटी कॉलेज के लिए काम किया और अंग्रेजी में अनेक शोध छात्रों के लिए पीएचडी करवाई, अनेक पुस्तकें लिखी। ये सब करते हुए उन्हें काफ़ी अनुभव आए और काफ़ी संकटों का सामना भी उनको करना पड़ा था। लेखिका ने अपने अमेरिका के कुछ अनुभव इसमें बताए हैं। जब वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में स्थायी थी, तब अपने जैसे दूसरी गृहिणियों को देखती थी तो उनके मन में कुछ करने की इच्छा जागृत होती थी। वह अपनी यह इच्छा अपने पति के सामने रख देती है। लेखिका के पति को बीए तक पढ़ाना यह आम बात लगती है, उसमें शिक्षित होने जैसा कुछ नहीं था। यह पति की बात लेखिका को निराश करती है। वह विदेश में गाड़ी चलाना सीख जाती है। अपने मन में कुछ विचार या सोच विचार करके अमेरिकन विश्वविद्यालय में अकेली जाती है। एमए की डिग्री के लिए वहां जाकर पूछताछ करती है। वहां लेखिका को गृहिणी और पढ़ाई में बहुत साल का अंतर होने के कारण पहले नकारात्मक उत्तर मिलता है। लेखिका अपने बातों से अपने हौसले, मेहनत और पढ़ाई का वो परिचय देती है। वहाँ के डीन को वह समझाती है। उनकी बातों से वह खुश होकर वहाँ उन्हें एमए के लिए दाखिला मिल जाता है। विभक्त या छोटे परिवार के स्त्री की जो समस्याएं होती है वह हमें इस लेखिका के माध्यम से समझ में आती है। लेखिका विदेश में रहती है, इस कारण उनके पास अपना कोई नहीं था जो उनके बच्चों की देखभाल कर सके। सभी जिम्मेदारों को संभालते हुए और उनकी कड़ी मेहनत के चलते वह 1.5 साल में अपनी एमए की डिग्री पूरी करती है और दूसरे छात्रों के मुकाबले वह डिग्री हासिल करती है। अपने अमेरिकन गुरुओं के बारे में ऋण व्यक्त करते हुए वो लिखती है, कठिन होता तो यह एमए कर पाना, यदि अल्फ्रेड केजिन जैसे शिक्षक मुझे न मिले होते तो ये करना बहुत मुश्किल था। प्रोफेसर केजिन का कितना मान है, वे कितने बड़े आलोचक हैं और यह सब मुझे ज्ञात था, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बस यह कि जब वे पढ़ाते थे तो कमरे में एकदम और उनके मस्तिष्क में प्रकाश होता था। यहाँ तक आते आते लेखिका के असंख्य हिंदी और अंग्रेजी
दोनों भाषा की कविताएं छपने लगी थी। अपनी एमए की शिक्षा के बाद भी लेखिका को जैसे शिक्षा अधूरी ही लग रही थी, वह पीएचडी करने का विचार बना लेती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कि ये सब तो चलता रहा, लेकिन मेरा अनपढ़ ये जो शब्द है, अनपढ़ शब्द निकालने के लिए उन्होंने आगे का प्रयास किया है। एमए की उपाधि ने इनके लिए बहुत कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया, और फिर वह उनके भीतर की जो उदासी थी उसको हटाने के लिए उन्होंने बस किसी तरह अपने पड़ाव आगे छोड़े, और आगे छोड़ते हुए वो करने के लिए, पीएचडी करने के लिए जैसे तैयार हो गई। इसके बाद लेखिका अमेरिका में अंग्रेजी पढ़ाने की नौकरी करती है। लेखिका ने पहले ही दिन का अनुभव अपनी इस आत्मकथा में बताया हुआ है कि किस तरह वह जो अनुभव उनकी एक डोरिस नाम की सहेली के कारण मिला था। हिंदी भाषी व्यक्ति का अंग्रेजी पर इतना अधिकार देख वहाँ के कॉलेज के डीन बहुत खुश होकर लेखिका की नियुक्ति करते हैं। वे कहते कि मिसेज जैन, मैं आपकी रेज्यूमी से बहुत प्रभावित हूँ। आपने न केवल अंग्रेज़ी में एमए किया और हमारे देश में आप अंग्रेज़ी में लिख और छप भी रही है। लेखिका की वहाँ सम्मानपूर्वक नियुक्ति होती है और वह अपने छात्रों के काबिल होने के लिए भी प्रयत्न करती है। इसमें वो सफल भी होती है। अब आगे लेखिका ने ये लिखा है कि पति हमेशा पढ़ाई में उनके लिए प्रेरणा स्थान रहे हैं। लेखिका की पढ़ाई में उन्होंने हमेशा मदद की है। एमए के बाद आगे की पढ़ाई के लिए और नौकरी करने के लिए भी उन्होंने पढ़ाई को पूरा करने के लिए कहा, और इस कारण लेखिका की जो 1 साल की नौकरी उन्होंने पहले छुड़वाई, यह कहकर कि अपनी शिक्षा पहले पूरी करो, बाद में नौकरी करो, फिर इसके बाद जो करना है सदा उच्चतम करना चाहिए, ऐसा पति का विचार था। पैसा बड़ा नहीं होता, यह भी उन्होंने समझाया था। लेखिका की उच्च शिक्षा में उनके प्रति का जो बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो स्त्री शिक्षा को महत्व देते हैं और शादी के पहले पिता जज होने के कारण सभी फैसले वही लेते थे, और शादी के बाद लेखिका के जो पति है वही निर्णय लेती है और उसके नियंत्रण में वो पढ़ती है। लेखिका ने अनेक साल विदेश में गुजारे हैं, इस कारण उनका हिंदी उच्चारण थोड़ा सा गड़बड़ा जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ी बीच में आती थी। हिंदी तो दोबारा नहीं सीखी जा सकती थी, तो वह संस्कृत सीखने का प्रयास करती हैं। अपने से उम्र में बहुत छोटे व्यक्ति से वह जब मुलाकात होती है और वह उस छोटे नवयुवक को गुरु मानकर संस्कृत पूरी निष्ठा से सीखने लगती है। लेखिका अपने उस गुरु के बारे में लिखती है कि मेरे जो गुरु है बालक गुरु लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ में पीएचडी के अंतिम वर्ष में थे, अपना शोध ग्रंथ लिख रहे थे। जाहिर था उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो लेखिका को पढ़ा रहे थे। लेखिका ने अपने संस्कृत युवा गुरु से जुड़े अनुभवों के बारे में लिखा है। लेखिका ने अपनी गुरु दक्षिणा अपने गुरु को नौकरी के लिए मदद करते हुए दी थी। वह गुरु दक्षिणा गुरु को पता भी नहीं चली थी। लेखिका ने अपने गुरु के लिए विद्या निवास मिश्र, जिनकी वह एक मानस कन्या थी, उनके पास सिफारिश की थी। लेखिका ने इस आत्मकथा में मुनिश्री गुप्ती सागर जी के बारे में लिखा है। वे जैन समाज के गुरु थे और उनसे प्रथम भेंट और उनके स्त्रियों के प्रति जो प्रगल्भ विचार, अनुभव आदि के बारे में लिखा है। लेखिका उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। लेखक एवं कवियों को सम्मान देने वाले मुनिश्री थे। आगे चलकर अनायास ही मुनिश्री की किताब उनके पास अनुवाद के लिए आती है और वो अनुवाद करती है, और फिर पहले तो अनुवाद करने के लिए वो उन्होंने मना किया था। मुनिश्री को लगता है पैसे की बात होगी। वह लिखती है, नहीं महाराज, ये पैसे की बात नहीं है, इससे ठीक नहीं किया जा सकता। उनकी छवि एकाएक म्लान हुई देख लेखिका ने वहाँ पर कहा है कि जिसे मैं स्वयं कभी तैयार न होती, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसे नए सिरे से अनुवाद करने का प्रयत्न करूं। उन्होंने आज्ञा दी और लेखिका ने भविष्य में जैन साहित्य का बहुत सारा अनुवाद किया हुआ है, और मुनिश्री के संपर्क में रहकर लेखिका जैन कहलाने लगी थी। लेखिका लिखती है कि स्वयं की पहचान होने लगी थी। उनके भीतर की काया और शब्द काया बनकर रचनाओं का जो संसार है, उस रचनाओं के माध्यम से वह प्रकट हो रही थी। लेखिका ने हिंदी साहित्य जगत से जुड़े हुए अनुभव लिखे हैं। उसमें प्रमुख रूप से अज्ञेय पद्मा सचदेव के नाम आते हैं। लेखिका का उनके साथ घनिष्ठ संबंध भी रहा है। पद्मा सचदेव का व्यवहार और लेखकीय दृष्टि इन्हें बहुत अच्छी लगती थी, और उसमें ये भी है कि अपनी किताबें लेकर वह उन्हें दिखाने भी जाती थी। उनके बारे में लिखती है कि एक अपनी नई की पुस्तक अब तक की 2 प्रतियां खंड 1 और खंड 2 लेकर पद्मा सचदेव से वो मिलने गई। कभी अच्छी मित्रता थी, उनका दबंग होना अच्छा लगता था। लेखिका को ऐसा होना चाहिए, अपनी ज़मीन पर खड़ा या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ऐसा इनका खुद का विचार था और आत्मविश्वास था।
लेखिका ने अपने समकालीन लेखक, उनका लेखन, प्रकाशन, किताबों के बारे में या उस दुनिया के बारे में जो साहित्यिक दुनिया है, इसके बारे में सिलसिलेवार वर्णन किया हुआ है। व्यक्तिगत रूप से किताबें छपवाना और प्रतियां बिकना बहुत बड़ा काम था। लेखिका नाराज़ी व्यक्त करते हुए कहती कि न जाने कितनी लेखिकाएं एवं लेखक अपनी पांडुलिपियां लेकर प्रकाशकों के दरवाजे पर चक्कर लगाते थे। कितनों ने लिखना ही बंद कर दिया था क्योंकि कृतियाँ ही प्रकाशित नहीं होती थी। लेखिका इस विषय से संबंधित लिखती है कि कितनों ने मुझसे नहीं कहा होगा कि उनके पास से अप्रकाशित पांडुलिपियाँ हैं, और 5-7 वर्ष बाद जब कभी वे मिले तो उनमें से अधिकतर लिखना बंद कर चुके थे, कटु हो गए थे या आसपास के किसी प्रशासकीय ढाबे में अपने पैसे से बुरी दिखने वाली पुस्तक छपवा कर अपने लेखकीय जीवन का अंतिम संस्कार कर चुके थे। कुछ पुस्तक छपवाने के बाद बड़े लेखकों से मिले अपमान या अवहेलना की जो पीड़ा सह चुके थे, कुछ पुस्तक के बारे में मानसिक रूप से रुग्ण भी हो गए थे। लेखिका ने उनके समकालीन और उनके अनुभव में जो नवलेखक है, लेखिकाएँ जो आती है, उनकी व्यथा कथा बताई है। अर्थात नवलेखकों को प्रेरणा देने के बजाय हतोत्साहित करने का काम किया जाता था। उनकी व्यथा कथा के साथ तत्कालीन प्रकाशक लोग जो कैसे थे, इसके बारे में लिखा है। हिंदी भाषा के अंतर्गत जो अंतरंग राजनीतिक का खुलासा भी लेखिका ने किया है। गिने चुने लेखकों की रचना की उत्कृष्टता को देखकर प्रतियां छपती थी और बाकी लोगों का तो हाल ही बुरा था। लेखिका को लगता है भाषा जगत में राजनीति के उतरने से राजनीति रणनीति बनने लगती है, और लेखिका शिविर में आमंत्रित थी जहाँ पर अशोक वाजपेयी जैसे लेखक को लेखिका पहली बार सुनती है। तब वे भाषण से कहते हैं कि कुछ लेखकों को तो हम चलते चलते यूं ही निपटा देते हैं। ऐसा शब्द लेखिका को बहुत बुरा लगता है। ये सुनकर लेखिका को बहुत आश्चर्य होता है। सभागार में बैठे हुए कोई भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताता है। लेखिका को लगता है शायद ऐसा ही होता होगा भारत में, नए लेखकों को बिना पढ़े बिना छपे ही नकारा जाता है। इससे चलते हिंदी साहित्य क्या लिखा जाएगा, ऐसा प्रश्न चिन्ह है। लेखिका का अपना विचार है। लेखक निर्माण होंगे, यह बात लेखिका को निराश करती है। इस कारण ही तो आने वाले पीढ़ियों को पुस्तकों के प्रति जो रवैया है वो बदल रहा है। उनको पुस्तकों में कूड़े में फेंकना पसंद नहीं है, चाहे वो पुस्तक किसी भी विषय से संबंधित क्यों न हो। पुस्तकों का सम्मान अगर करना है, तो अगर सीखना है तो हमें सुनीता जैन को पढ़ना चाहिए। लेखिका ने अपने आत्मकथा के अंतिम भाग में कुछ साहित्यकारों से जुड़े हुए आत्म संस्मरण दिए हुए हैं, जिनमें जैनेन्द्र लेखिका के मामा के पड़ोसी थे। इस कारण मोसाजी का रिश्ता था। धर्मयुग भारत के साथ धर्मयुग का जब प्रकाशन होता था या पत्रिका में कहानी छपवाने का जो अनुभव है, जैनेन्द्र ने उन्हें अन्य साहित्यकारों से भी मिलवाया था। लेखिका कहती है कि वह समय था जब संपादक लेखक की खोज करते थे। उस जमाने में लेखक पर उनकी रचनाओं या पाठक वर्ग की गोष्ठियाँ करवाते थे। आज स्वयं लेखक को ही यह सब कुछ करवाना पड़ता है। ऊपर से कौन क्या बोलेगा पता नहीं चलता। आज से जैसी कटु भरी दुनिया नहीं थी। जैनेन्द्र के साथ हर जगह दिखाई देने के कारण कुछ लोग चुटकियों में लेते थे या मजाक करते थे कि जैनेन्द्र की सुनीता उनको कहने लगे थे। इनका नाम सुनीता है, तो जैनेन्द्र का एक उपन्यास है सुनीता, तो सुनीता कहने लगे थे। लेखिका का विदेश से लौटने के बाद यहाँ के साहित्यकारों से खासकर स्त्री वर्ग से निकटता नहीं हो सकी थी। लेखिका इसके बारे में भी लिखती है कि यहाँ साहित्यिक वातावरण तब तक बहुत बदल गया था और बहुत सी नई लेखिकाएं सामने थी, जैसे मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, चंद्रकांता, सूर्यबाला, अनेक और लोग। दुर्भाग्य से लेखिका की किसी के साथ अधिक निकटता नहीं हो सकी। अंग्रेजी कल्चर में अपना डमरू स्वयं नहीं बजाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सीखा था। अपने अकेलेपन में वह निरंतर लिखती चली गई। अर्थात लेखिका विदेश में ज़्यादा रहने के कारण यहाँ की लेखिकाओं की उनकी जान पहचान थोड़ी दूर ही रही। उनको हिंदी साहित्य जगत में कुछ कटु मधु अनुभव आए हुए थे, और कटु अनुभव में नामवर सिंह ने एक बार लेखिका का उपहासात्मक जो उनके साथ बात की थी, यह बात लेखिका को नामवर सिंह से दूर कर देती है। और नामवर सिंह ने कहा था कि यह इसलिए अधिक जानी जाती है कि कब विदेश से आई और कब विदेश चली गई। ये वाक्य सुनीता जैन को बहुत खटकता है, अच्छा नहीं लगता, और इस घटना के बाद लेखिका का मिलना उनसे नहीं होता। इसके बाद भी अनेक बार नामवर सिंह ने लेखिका का नाम जाने माने पुरस्कार की सूची से हटा दिया था। ये बातें लेखिका के सुनने में आती रहती थी और इन पर लेखिका का भी विश्वास नहीं था। स्वयं पर का आत्मविश्वास किसी के कहने पर उनका कम नहीं
होता है, लेखिका के व्यक्तित्व का ये खास गुण है। लेखिका ने एक और अनुभव राजेंद्र यादव के संबंध में लिखा है। उन्होंने लेखिका के बारे में कहा है कि अपनी पत्नी मनु भंडारी का उपन्यास जो आपका बंटी का अनुवाद करने की बात उन्होंने स्वयं की थी, किंतु जब उपन्यास प्रकाशित होता है लेखिका का नाम कहीं पर भी आता नहीं है, न लेखिका को अनुवाद के लिए कोई किताब दी जाती है। लेखिका तो बिना पैसे के ये काम करने वाली थी, लेकिन लेखिका की कभी मनु भंडारी से मुलाकात नहीं होती है। ऐसे ही छोटे छोटे हादसों का वर्णन लेखिका ने आत्मकथा में किया हुआ है। इस घटना के बाद वह संकल्प करती है कि हिंदी साहित्य का अनुवाद वह नहीं करेगी। उपन्यास जब मनु भंडारी का आपका बंटी छपा, तब लेखिका को लगा कि ये इनके नसीब में ही अनुवाद का काम नहीं था। जो अंग्रेजी में लिखा वह मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा, जो हिंदी में लिखा वह मात्र उन्होंने हिंदी में लिखा, एक दूसरी भाषा से उन्होंने अनुवाद नहीं किया। यहाँ लेखिका 1980 के पहले और बाद के लेखकों के विचारों में अंतर बताती है और उन्हें 1980 के पहले के लेखक ऊर्जावान दिखाई देते हैं और 1980 के बाद के लेखक अपने आप में मग्न और दूसरों को कम महत्व देने वाले लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस आत्मकथा के कुछ निष्कर्ष हैं। लेखिका की आत्मकथा न होकर एक आत्मकथांश है। लेखिका ने इसमें कुछ गिने चुने अनुभव संक्षिप्त में लिखे हैं। अपने जीवन का सिलसिलेवार वर्णन वह नहीं करती, जैसा कि जन्म, परिवार, परिवेश, शिक्षा, नौकरी, कार्यक्षेत्र आदि। कुछ अपनी विदेश यात्रा, विदेशी भाषा से संबंधित अनुभव इसमें आते हैं जो उनकी उच्च शिक्षा से संबंधित है। हिंदी के प्रति उनका लगाव ही उन्हें भारत में रहने के लिए प्रेरित और मजबूर करता है, न ही तो विदेश की अच्छी डॉलर की कमाई छोड़कर वह यहाँ क्यों रहती। हिंदी की साहित्यकारों से संबंधित उन्हें अच्छे बुरे अनुभव भी आए हुए हैं जो उन्होंने आत्मकथा में दिए हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समान लेखन कार्य करने वाली ये ऐसी इकलौती हिंदी साहित्यकार है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सुनीता जैन की आत्मकथा शब्द काया, तो शब्दों के जाल में उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। खासकर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा पर समान अधिकार रखने वाली ये लेखिका हिंदी साहित्य और महिला लेखिकाओं में काफ़ी प्रसिद्ध है। उनका साहित्य बहुत बड़ा है, वो एक कवि कवयित्री भी हैं। तो हम ये समझते हैं कि शब्द काया ये उनकी छोटी सी जीवनी मात्र है, छोटा सा उनके जीवन का अनुभव है, लेकिन उनका साहित्य संसार काफ़ी बड़ा है। तो उसको पढ़कर हम सुनीता जैन को समझ सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्यकारों की दशा, लेखकों की दशा, नए रचनाकारों की, नए लेखकों को हतोत्साहित करने का ये जो क्षेत्र हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी कभी ये बातें होती हैं, लेकिन आज भी जो बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं में बड़े बड़े साहित्यकारों की ही रचनाएं छपी जाती हैं, नए रचनाकारों को इसमें प्रवेश नहीं मिलता। ठीक है, ये हमारे हिंदी साहित्य या साहित्य क्षेत्र में आने वाला जो मुख्य कारण है हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।